हेलो एवरीवन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बात करते हैं, है ना। इसको पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और फिर इसको समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ सोचने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, है ना, रहता है। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअस टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी unless a net force acts upon the object। क्या मतलब निकला बेटा कि if object at rest remains at rest and if an object in motion, अगर object motion में continues to move with a constant velocity unless a not net force act upon the object, जब तक कि उस पर कोई net force नहीं लगाया जाए तब तक वो इसी स्थिति में रहेगा। किस स्थिति में? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, मतलब देखिए बेटा, समझ में आ रहा है बात? समझ में आई क्या? क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अगर मैं यहां लिख देता हूं कि रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, एक कंडीशन होगी, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रिमेन्स एट रेस्ट, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट में है तो कैसा रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअस टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर वो मोशन में है, कैसी मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, अनलेस नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, मींस जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करता है, नहीं लगाया जाए। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है बेटा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी उसकी क्या है? जीरो है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। और ये जब पॉसिबल कब हो रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, कि अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए नेट फोर्स, कि जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो। समझ में आ रही बात? तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इन रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा हो सकता है क्या? ये हम डिस्कस करते हैं। कि पहले सिचुएशन की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब कैसे प्रूव करोगे? चलिए, आप आपके रूम में कोई भी सामान रखा है, आपके घर में जो भी सामान जहां रखा है, टेबल पे आपने कोई बुक रखी है, अगर उसको आप 8 दिन तक आप और आपके घर के मेंबर उस टेबल पे तो उस जगह से अगर नहीं हटाते हैं तो क्या वो वहीं रहेगी? यस, रहेगी। जब तक आपने उसको उठा के कहीं और ना रख दिया, या आपका जो भी और कोई एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा है घर में, वो जहां रखा है वहीं रखा रहेगा जब तक कि आप उसको शिफ्ट नहीं करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जब और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फोर्स की, तो नेट फोर्स नहीं लगाया, नेट फोर्स जीरो हो गया है। समझ गए? आपकी टेबल भी जहां, स्टडी टेबल जहां रखी है वहीं रखी रहेगी जब तक कि आप उसको कहीं और शिफ्ट न करें। तो जब तक आपने उसको छेड़ा नहीं है वो वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। क्या बात है यार बेटा, बहुत बेहतरीन बेटा, बढ़िया। दूसरी बात क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअस टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट, कि जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं करेगा तो वो जो मोशन में तो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इस सिचुएशन को थोड़ा बात करते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्या ऑब्जेक्ट लेंगे हम? कोई भी एग्जांपल ले लो, एक बॉल है।
एक बॉल को आपने बहुत तेजी से रोल करवा दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ग्राउंड पे, बहुत स्मूथ सरफेस है और आपने बहुत तेजी से रोल करवा दिया, बहुत लंबा ग्राउंड है और स्मूथ सरफेस है वहां पे, आपने उसको मूव करवा दिया, तेजी से फोर्स मार दिया, तो जाएगी जाएगी जाएगी। क्या वो हमेशा चलती ही रहेगी, मूव करते ही रहेगी? सोचना जरा, है ना। दूसरा एग्जांपल लो कि आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, बाइसिकल आप राइड कर रहे हैं और एक स्लोप से आप एक थोड़ा सा ढलान वाली जगह से आपको बाइसिकल राइड करके और फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गए, यहाँ आप पेडल लगा रहे हैं, यहाँ से ऐसे पेडल लगा के आए और आपने यहाँ भी लगाया, तो वैसे तो ढलाने जरूरत ही नहीं, लगाना छोड़ देते हम कि अपने आप जाएगी ना, लेकिन फिर भी आपने लगाया और स्पीड बढ़ी, तो तेजी से चलते चलते चलते, लेकिन तो क्या अब ये बहुत लंबा रास्ता है, तो क्या ये चलती ही रहेगी, अब रुकेगी नहीं, कभी कभी रुकेगी नहीं। आपने पेडल लगाना छोड़ दिया है ना, आपने ये कि ढलान आया चलो पेडल लगाना छोड़ दिया, यहाँ लगाने के बाद यहाँ आके छोड़ दिया आपने पेडल लगाना, बोला अच्छी स्पीड होगी अब तेज स्पीड है, पेडल नहीं लगाते, तो क्या वो साइकिल चलती ही रहेगी? आपने ब्रेक नहीं लगाया रोकने के लिए में, है ना, ध्यान रखना, यू आर नॉट अप्लाइंग द ब्रेक, यू आर नॉट अप्लाइंग द ब्रेक टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वो चलती ही रहेगी? सोचो, बोलो बोलो यार, सोचो क्या होगा अगर आप ये दोनों सिचुएशन की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा करा, लेकिन हमने तो देखा कि बॉल को मैंने रोल करवाया था सर आपके कहने से, लेकिन वो काफी दूर तक गई, लेकिन अल्टीमेटली वो रुक गई अपने आप, किसी ने नहीं रोका उसको, फोर्स तो लगाया ही नहीं, फिर भी रुक गई। बोला आपने कहा था हमने साइकिल भी चला के देखी, खूब देर तक पेडल लगा, फिर छोड़ दिया पेडल लगाना, और ब्रेक भी नहीं लगा, फिर भी एक टाइम के बाद साइकिल रुक गई थी सर। बिल्कुल बेटा, बहुत सही बात, बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया है, यही बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा, 7 करोड़ है ना सही जवाब। मजाक कर रहे हैं बेटा, चलिए आते हैं अपन वापस पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो आपने सिचुएशन सेकंड वाली देखी है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगा है। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया जब मैंने आपको दो कंडीशन दी आपके सामने, तो कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो, तो रुक जाते हैं, बॉल भी रुक जाती है, बाइसिकल भी रुक गई, या और भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने यूनिफॉर्मली मूव करा, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा बिना किसी फोर्स के लगाए भी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे जो बात आ रही है, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर नेट फोर्स नहीं लगाए तो, है ना, मूव करता रहेगा। लेकिन क्या होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों रुक जाता है कि नेचर में फोर्स तो एक्ट कर रहा ना, अभी हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यार अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करवाता, वो कभी भी आपको अपनी एब्सेंस का एहसास नहीं करवाएगा, वो हमेशा अपनी प्रेजेंस का ही एहसास करवाता है, वो हमेशा अपनी उपस्थिति बताता रहेगा कि मैं हूं भैया, मैदान में हमेशा रहूंगा मैं, आओ तुम तो कहाँ आते हो, चलिए। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां एक्ट करता है। जब बॉल रोल कर रही है तो बॉल की सरफेस जो है, बॉटम सरफेस जो ग्राउंड के टच में है जिसपे वो रोल कर रही है, और जो सरफेस है जिसपे वो रोल करती है, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस जो है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कंटिन्यूअसली एक्ट करता ना। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है, तो धीरे धीरे वो अपना प्रभाव दिखाता जाएगा और एक टाइम के बाद क्या करेगा, उसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया नहीं, तो उसके लगातार वो हमेशा एक्टिंग मोड में है, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो हमेशा लगता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो एक टाइम के बाद बॉल रुक जाएगी। यही कारण बाइसिकल में भी जब आपने पेडल लगाना छोड़ दिए, तो टायर और रोड की सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है, इस कारण से वो रुक जाता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, तो फिर ये फॉरएवर मूव करेगा, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, समझ गए। लेकिन वो नेचुरली अकरिंग फोर्स के कारण ऐसा होता है, अदरवाइज न्यूटन का जो ये ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है उस कंडीशन में, है ना। वो आइडियलाइज सिचुएशन है, ये आदर्श स्थिति को लेके बात की है कि अगर नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वो ऐसे मूव करता रहेगा, और बिल्कुल करेगा, ये वेरीफाइड वाली बात हो जाएगी कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हो जाता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continuously to move with a constant velocity unless a net force act upon the object। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा,
और अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। मतलब ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत लगेगी। बिना फोर्स के रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू नहीं कर रहा, और मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो रोकना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हम नहीं लगा रहे तो भी रुक रहा है तो वो नेचुरल फोर्स है, लेकिन अगर आप रोकना चाहेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस मूव करेगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खुद अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पाएगा कि वो रेस्ट में है तो अपने आप मूव करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि आपके रूम में जो बुक रखी है 2 दिन बाद वो उड़ के दूसरे रूम के टेबल में चली जाएगी, है ना, या आपके ड्राइंग रूम में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, अपने आप नहीं आएगी ना। टेबल आपकी शिफ्ट होके एक रूम से दूसरे रूम में अपने आप नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही। ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ आपका। अब यहाँ देखिए एक और बात आती है कि हमने बात की, मैंने अभी आपको बोला कि ऑब्जेक्ट अपना अपनी रेस्ट या मोशन की परिस्थिति को नहीं बदल सकता, स्थिति को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको एक और नाम है, वो हायर क्लास में है, आपको यहाँ अभी इतना डिटेल नहीं है। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, अब बोला सर ये क्या नई चीज लिया है आप? यस, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो। कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी एक खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन को खुद से चेंज नहीं कर सकता है, अपने आप अपनी रेस्ट पोजीशन को वो चेंज नहीं कर पाएगा। अगर वो मोशन में है तो अपनी मोशन की स्थिति को अपने आप ऑब्जेक्ट खुद चेंज नहीं कर सकता है, और मोशन में है और उसको कहीं टर्न लेना तो वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता है, अपने आप नहीं कर सकता। सपोज आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, वही एग्जांपल पिछले पे चले जाते हैं कि आपको टर्न लेना राइट में लेफ्ट में, तो आप ऐसा नहीं कि आप चला रहे तो वो उसको आपने आपके मन में भाव आ गया, आपने सोच लिया कि मुझे राइट टर्न लेना, तो वो समझ गया, नो, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। नो, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकता है। समझ गए? गॉट इट और नॉट? अब बात यार आप सब समझदार। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन को या यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपनी उस स्थिति को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, और मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर ये तीनों स्थिति बदलनी है, रेस्ट वाली से मोशन में लाना है और मोशन वाली कांस्टेंट वेलोसिटी की परिस्थिति को चेंज करना है, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना, तो हमेशा कोई फोर्स की जरूरत होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही, बिना उसके वो पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं, और इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। क्योंकि देखिए जो अपन इनर्शिया को बात कर रहे हैं वही तो ये स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, अगर जब तक कोई उस पर फोर्स नहीं लगाए। तो ये इनर्शिया की तो बात हो गई, उसकी एक प्रॉपर्टी है ऐसी। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल है नेचुरल फोर्स की, लेकिन अगर उसको निगलेक्ट कर दिया तो ये कंडीशन रहनी ही है। ठीक है, अब इनर्शिया की भी बात करते, थोड़ा ब्रीफ, ऐसी जरूरत नहीं है, सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, पुराने सिलेबस में था, अभी नई बुक में टाइप्स ऑफ इनर्शिया आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप चाहो तो समझ लो, सीनियर क्लास में जाके पढ़ना ही है। 3 टाइप के होते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of डायरेक्शन, ये 3 होते हैं। अब inertia of rest मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है अपने आप से अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड inertia of rest। कि ऑब्जेक्ट की अपने आप से अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो
इनेबिलिटी उसकी, वो अपने आप से चेंज नहीं कर सकता, वो अनेबल है उस रेस्ट पोजीशन को चेंज करने के लिए। हमेशा उसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा उसकी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्ट की एक इनेबिलिटी है, जो एक उसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उस कारण से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद से चेंज नहीं कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपने आप से अपनी मोशन की स्टेट को भी चेंज नहीं कर सकता है, कि वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अपने आप वो मूव करते हुए रुकेगा नहीं, मोशन से रेस्ट में अपने आप नहीं आएगा। या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज भी करनी, तो उसके लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अपने आप अपनी उस स्थिति को खुद नहीं बदल सकता है। उस इनर्शिया को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। और inertia of direction, inability of an object to change its direction of motion itself when it is in motion is called inertia of direction। कि जब ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो उसकी इनेबिलिटी है कि वो अपने आप से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं करेगा जब वो मोशन में है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अपने आप से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन वो खुद से चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई फोर्स की जरूरत होगी ही। इज इट क्लियर? बात समझ गए? अब एग्जाम्पल भी आप चाहो तो ले सकते हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। आप बस में बैठे हैं और बस रेस्ट में है और ड्राइवर ने एकदम से स्टार्ट कर दी बस जैसी चली, आप ऐसे बैठे हैं तो बस जैसे स्टार्ट हुई तो यू फील जर्क, आपको एक जर्क लगेगा। बस ऐसे चली और जैसे ही आप चली तो आपको जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में, आप पीछे गिर जाएंगे। यहाँ ऐसे है तो एकदम से आप इसे पीछे की तरफ गिरेंगे, है ना, जर्क लगेगा, झटका लगता है। गिरने से मतलब सीट पे बैठे बोले सर गिरा कैसे, गिरे से मतलब यू फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब सीट पे बैठे हैं, ये जो आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, ये जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो सीट के कांटेक्ट में है, तो बस जब मोशन में आती तो बस के साथ साथ जो पार्ट आपका बॉडी का उस सीट के कांटेक्ट में वो तो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा अपने शरीर का है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, इनेबिलिटी है वो अपने आप से। तो इस कारण से आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है। एक और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप चाहो तो एक ग्लास लेना, घर में कांच का ग्लास होता है, एक कार्ड लेना, छोटा सा कार्ड होता है ना, थोड़ा सा हार्ड वाला कार्ड है ना, एक कार्ड ले लिया ऐसा, उस कार्ड को यहाँ पे रखिएगा, या आप करके देखिएगा बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। इस पे कॉइन रख देना, इस कार्ड को ग्लास के ऊपर रखना, खाली ग्लास, पानी नहीं भरना है, उस पे कार्ड रखना, कार्ड में उसके जस्ट सेंटर में यहाँ पे जो ग्लास के अंदर गिर पाया ऐसा एक कॉइन रखना, और इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे फ्लिक करवाना। आप समझ पा रहे हैं कि सपोज ये कार्ड है, ये ग्लास मेरी हथेली ग्लास है और ऐसे रखा, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली, ना तो ऐसे उछालना है ना ऐसे, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली ऐसे जाना चाहिए, जैसे स्लाइड करा ये ऐसे स्लाइड कर पाए। तो आपने ऐसे अगर फिंगर से इसको स्लाइड करवाया, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये कॉइन जो रखा है ये कॉइन उस कार्ड के साथ नहीं जाएगा, जैसे ही आपने इसको फ्लिक करवाया तो ये ग्लास तो ऐसे ही है, ये कार्ड तो इधर दूर उड़ जाएगा और कॉइन जो है वो इसमें गिर जाएगा ग्लास में। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है ऐसा। समझ गए? समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि कॉइन जो रखा था तो वो उस कार्ड के ऊपर रखा, आपने कार्ड पे फोर्स अप्लाई किया तो कार्ड मोशन में आ गया, लेकिन जो बॉटम सरफेस कॉइन की थी वो कार्ड के साथ थी, तो वो कोशिश तो करेगी मूव करने की, लेकिन अल्टीमेटली जो रेस्ट ऑफ द पार्ट उसका रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, इस कारण से हल्का सा डिस्टर्ब होकर वो अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है। क्योंकि हमने डायरेक्ट फोर्स कॉइन पे ना लगा के हमने कार्ड पे लगाया, वो कार्ड पे फोर्स लगाया तो कार्ड तो चला गया, लेकिन कार्ड के जाने के बाद कॉइन नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो खुद पे फोर्स लगाते, उस पे भी फोर्स लगाते तो जाता ना वो। ठीक है? और ये जो एग्जांपल बस वाला लिया है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन में भी एग्जांपल हो जाएगा। कैसे? आप बस में बैठे हैं, बस जा रही है यूनिफॉर्मली, और एकदम से ड्राइवर ने देखा कि सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। जैसे उसने ब्रेक लगाया तो आप एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटक लगता, आप एकदम ऐसे बैठे हैं
तो एकदम जैसे प्रकार एकदम से आप ऐसे झुक जाते हैं, सामने एक झटका लगता है ना, एकदम से झटका लगता है। कार वगैरह भी ड्राइव करते हैं, आप देखते हैं बैठते हैं फ्रंट में ड्राइवर सीट के बाजू में, तो सीट बेल्ट वियर करने को इसीलिए बोलते हैं कि एकदम से कभी कोलिजन हो जाए, एकदम झटका से रुके तो आपको फॉरवर्ड जर्क न लगे, नहीं तो सीधे डैशबोर्ड पर टकराएंगे, ड्राइवर है तो सीधा स्टीयरिंग पे टकराएगा, है ना। तो इंजरी से बचने के लिए क्यों ऐसा होता है बेटा, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जो फॉरवर्ड जो जर्क लगता है। कैसे, रीजन वही है कि ये आप बैठे हैं सीट पे, तो जैसे ही आपने सडनली ब्रेक लगाया तो जो लोअर पार्ट आपका बॉडी जो सीट के कांटेक्ट में है, वो तो जैसे ही ब्रेक लगाया उस व्हीकल के साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो मोशन में था यूनिफॉर्मली या जैसा भी मोशन था, तो वो पार्ट वो अपनी उस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उस पर कोई डायरेक्ट फोर्स लगा नहीं है रोकने के लिए, तो वो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, दैट्स व्हाई यू फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट, गॉट इट, समझ गया ना, ये रीजन है उसका। डायरेक्शन समझाया था आपको कि डायरेक्शन वाला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मैंने अभी एग्जांपल पहले दो तीन बार रिपीट कर चुका हूं कि अगर आप जा रहे हैं व्हीकल से, तो आपको टर्न लेना, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है, आप यहां से जा रहे कार से और इधर टर्न आ गया, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, it will move along a tangential direction in the absence of any external force। तो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो है वो फोर्स के एब्सेंस में चेंज नहीं होगी, उसके लिए फोर्स की जरूरत होगी। बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन along a straight line, always it has a tendency to move along the same direction। उसकी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, है ना। उसको बदला कब जाएगा, जब फोर्स लगाया जाए उस पर, अदरवाइज वो अपनी उस टेंडेंसी में ही मूव करना पसंद करता है, उसी टेंडेंसी में मूव करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे मूव करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स की जरूरत होगी डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए। ये बेसिक पार्ट नहीं है, लेकिन समझ लिया, अच्छा आपको हेल्प होगी इससे, है ना। चलिए, अब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने समझ लिया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो क्या अल्टीमेटली रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो है, क्योंकि फोर्स जब लगेगा तभी तो एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेट तभी होगा जब फोर्स लगेगा, अदरवाइज एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वेरी गुड, क्या बात है, ये देखो फिर यहाँ समझा भी रखा उसने। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द बॉडी कैन नॉट बिगिन टू मूव और चेंज इट्स वेलोसिटी। इन सच केस इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। ये सब बातें मैंने लिख चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, है ना, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, बॉडी कैन नॉट बिगिन टू मूव। नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी, मींस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी, और चेंज इट्स वेलोसिटी, या अपनी वेलोसिटी को भी चेंज नहीं कर पाएगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया था, देखो कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहोगे, रेस्ट में रहेगी, वेलोसिटी जीरो होगी। फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब क्या है, फोर्स जीरो है, तभी तो ये सब चीजें हो रही है। इज इट क्लियर? दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना। अब देखिए उसने कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी, उनको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 6.2 को देखिएगा, क्या कहता है ये। A person is exerting a force on a moving box in the forward direction which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor। एक पर्सन है, एक आदमी है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बॉक्स है, मूव कर रहा है, ये बॉक्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और इस पे फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे पर्सन फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूविंग बॉक्स पे। अब क्या कह रहा है, विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। जो फ्लोर और बॉक्स का बॉटम सरफेस उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाइड।
विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, है ना। अब इस स्थिति में क्या है कि देखो पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझो, आंसर बड़ा आसान है। अ पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ए मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू द, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो फोर्स लगा है विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर। जो फोर्स उसने लगाया है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है उस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के, वो दोनों आपस में इक्वल है। फोर्स जो लगाया है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये पढ़ने से समझ में आएगा, नहीं तो आप सोचेंगे सर करना क्या है, कैसे करें इसको। तो ये अगर ध्यान से पढ़ा तो देखो यहाँ इस बारीकी को पकड़ना है कि जो फोर्स उसने अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जब अप्लाइड फोर्स, ये एफ ए बोल देता हूं, एफ लिख लेता हूं, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये आपस में इक्वल हैं और अपोजिट है। जब ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। इन दैट केस नेट फोर्स विल बी जीरो, तो आंसर क्या होगा, विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। अगर नेट फोर्स जीरो है तो दैट बॉक्स विल मूव कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यूअसली मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स आप लगाते जा रहे हो और दैट फोर्स इज काउंटर बैलेंसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो गया, और नेट फोर्स जीरो है तो बॉक्स कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ये आंसर है इसका। गॉट इट? समझ में आ गया आंसर कि नहीं? गॉट इट? आप खुद दे सकते हैं, लेकिन बस एक पढ़ना जरूरी कि ये बात पकड़ लेनी है आपको कि इक्वल फोर्स नहीं होता तो फिर अनबैलेंस वाली कंडीशन आती है, वो अलग आंसर होते थे, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6.3 क्या कहता है, ड्रॉ फर्स्ट पार्ट पोजीशन टाइम एंड सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, देखिए कैसे होगा। अपने को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है। किस कंडीशन में? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसपे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन है, नेट फोर्स के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिकॉल कीजिए बेटा। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जाते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और इफ इट इज इन मोशन इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट फोर्स। इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग देन दिस टू कंडीशन इज पॉसिबल। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा तो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा। समझ गए? अब पहली सिचुएशन बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, पहला पार्ट लेते हैं न्यूटन पर। अब इसको दो तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। पहली कंडीशन ये लेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये पूरा लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये वाला कंडीशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये देखिए आपका एक्स और ये वाई, ये पोजीशन हो गई, ये टाइम, ये वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ओके, ये एक्स एंड वाई। पहली सिचुएशन लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। इस केस में देखिए बेटा, ध्यान से देखना, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो इसका यही होगा। इसको मैं थोड़ा डार्क बना देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि पोजीशन विल बी जीरो, टाइम इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूअसली ऑन द एक्स एक्सिस बट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इट इज एट रेस्ट। तो अगर मैं डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन हमेशा जीरो रहेगी। इस पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 2 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 3 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 4 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 5 सेकंड करस्पॉन्डिंग, पोजीशन कितनी, 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, नॉट पैरेलल तो है, पैरेलल एंड कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस। ये ग्राफ होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है।
और नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो फिर यहाँ पे ये तो आपके लिए हो गई एक्स पोजीशन और ये हो गई वेलोसिटी v, तो ये भी 0 0 0 0 0 इस सिचुएशन के लिए बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए हो गया। टाइम वही है, डबल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने, तो उसके लिए भी ये ऐसा ही ग्राफ होगा। यही ग्राफ बनेगा, गॉट इट, ठीक है, समझ आया बेटा। तो ये कंडीशन क्या है, लिख दिया जरा यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, when object is at rest then x will be 0 and v also 0, so this will be the position time and velocity time graph, position time graph and velocity time graph। अब नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, उसने ऐसा कह दिया कि नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट करो। तो एक सिचुएशन तो हमने ले ली कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, क्योंकि उसमें भी तो नेट फोर्स तो अगर नहीं एक्ट कर रहा तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा और वेलोसिटी भी जीरो होगी रेस्ट में होने से, नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में और नेट फोर्स जीरो है, तो वो मोशन में तो रहेगा, कैसे मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यस। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यूअसली इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट, कि जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इक्वल चेंज इन पोजीशन विल बी देयर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और उस स्थिति में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ निकाला था हमने, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ रिकॉल करो बेटा, देखो ये रिवीजन भी हो रहा है आपका पिछले टॉपिक के, है ना, जो पढ़े हैं हमने, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरी केस कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कंटिन्यूअसली इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट फोर्स। इसका मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी उसी वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी जो भी वैल्यू होगी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में। यहां भी आप चाहो तो टाइम के 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ये ले लीजिए, यूनिफॉर्मली है तो ये सपोज 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, ये इस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप। और वेलोसिटी की बात करेंगे, ये x, तो ये इस केस के लिए आ गया, और v की बात कर देते हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी वेलोसिटी ले लीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, सपोज तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअसली ये 5 ही रहेगी, 5 5 5 5 5, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आएगा, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल 6.3 क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ किया है मैंने, है ना, ये मतलब सेकंड का दोनों ग्राफ है, फर्स्ट और सेकंड जो ग्राफ है, तो दो कंडीशन लेंगे, ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity, ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपके ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं फोर्स एंड काउंटर पे, देखिए इसमें भी 2-3 प्रॉब्लम दी है, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है, ये आपने पूरा बेसिक समझ लिया है, अच्छे से समझ में आ गया, तो ये आपके लिए बाएं हाथ का करिए, चुटकी में आप इनके आंसर देंगे, देखो मैं चुटकी बजा ना, इतना जल्दी आपके आंसर आएंगे कैसे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो पढ़ो आप ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे और अगर उसको सही आपने इंटरप्रेट कर लिया आपका आंसर ऐसे ही आएगा। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट,
इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट? अगर आप मेरे पिछले सॉल्यूशन में यही कहीं देखो तो बोर्ड पे आपको आंसर दिख जाएगा। ये आंसर आपका आ गया क्या है? यस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा तभी तो जीरो होगा। देखो ये कहा है पर ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स, तो ये देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एफ क्या है? नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जीरो, यहाँ भी जीरो है, वहां भी नेट फोर्स जीरो। ये नेट फोर्स जीरो यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेट फोर्स ZERO जीरो। ठीक है, तो ये पहला आंसर क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट? नो, नो। If object is moving with a constant velocity, net force acting on it will be zero. So, if object is moving, if the object is moving with constant velocity, net force acting on it will be zero according to Newton's first law of motion. ठीक, अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Suppose no net force is acting on an object. Which of the following situations are possible? अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नो नेट फोर्स, no net force is acting on an object, which of the following situations are possible? इनमें से कौन सी situations possible होगी? पढ़ते हैं एक एक करके। पहली situation क्या की? Object remains at rest. Yes, if net force acting on the object is zero, object will remain at rest. यही बात आगे देखो, वो वाली object is at rest, it remains at rest. Newton's first law of motion, first law of motion. It is at rest, it remains at rest. Object is in motion, ये ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूअसली मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कब? जब नेट फोर्स उस पे जीरो होगा। तो ये ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट if at rest, yes, because net force acting on is zero, so it remains at rest itself. Object keep moving with a constant velocity if already moving, yes. If object is already moving and then it is continuously move with the constant velocity because net force acting on it will be zero is given in the question. अगर नेट फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा है तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। यस, वेरी गुड, क्या बात है यार, ऐसे ही तो आंसर देना है आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हुई। यस, और वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? क्या कहा है कि नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। एक्सेलरेशन तभी होगा जब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन के लिए हमेशा फोर्स की आवश्यकता होगी, फोर्स की जरूरत होगी। जब फोर्स एक्ट करेगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उस कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी होगी और चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा तभी एक्सेलरेट होगा ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन तभी होगा। गॉट इट? वेरी गुड, क्या बात है यार। अगला क्वेश्चन क्या है पॉइंट ढूंढने का? इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड ही तो है अपनी, है ना? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि ऐसी कोई सिचुएशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो ऑब्जेक्ट पे। सही है, एग्जैक्टली करेक्ट है। बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्स a condition can be achieved where the net force on the object is zero। लेकिन क्या हम फोर्स अप्लाई करके ऐसी कंडीशन अचीव कर सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? इसका आंसर कौन दे सकता है मुझे बताइए आप में से। इसका आंसर आपको निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। In the real world, it is difficult to find a situation where no force are acting। सही बात कही उन्होंने। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होगा? कौन सा है जो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा? कौन है वो? फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन हमेशा उपस्थित रहता है, वो दुनिया में हमेशा है, रियल वर्ल्ड में हमेशा है। तो उसने कहा कि इन द रियल वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए सिचुएशन व्हेन नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है सर, मान लिया आपकी बात हमने। बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्स, but by applying additional forces a condition can be achieved where the net force on the object is zero। तो क्या हम applying additional force, कुछ अलग से फोर्स लगाते हैं बाहर से और ऐसी कंडीशन ला सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना? अगर यस तो फिर आपको एग्जांपल देना है, नो तो क्यों? तो मैं तो ये कहता हूं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? यस, हम फोर्स लगा के ऐसी कंडीशन ला सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। ये जो बात कही है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझना है इसको, पढ़ के समझो, घबराना नहीं कि अरे ये 4-5 सेंटेंस बन गया, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, 3-4 लाइन का, तो बोले कैसे समझे हैं, क्या है ये? बड़ा आसान है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको समझ में आ चुका है ना? यस, काफी बच्चों के रिकॉल हो गया है। यही तो मैं चाहता हूँ बेटा, यही तो है। आपने अगर कंसंट्रेशन से समझ लिया तो आप आंसर दे पा रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा है कि नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन, पेमेंट नहीं, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको केवल अटेंशन पे करना है। आपने अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में अटेंशन पे कर लिया तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना? देखिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा नेचर में है। पहला सेंटेंस में कहा कि भाई रियल वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं, है बिल्कुल, मान ली साहब हमने आपकी बात। अब हम फोर्स अप्लाई करके ऐसी कंडीशन ला सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, और अगर ऐसा है तो आपको एग्जांपल देना, बिल्कुल ला सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही टॉपिक आप देख लीजिए वापस से। तो आपको बता था कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर मूव करवाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है, और जो कांटेक्ट ऑफ बॉटम सरफेस और जो ये कांटेक्ट है इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये अप्लाइड फोर्स। क्या हो गया बेटा, अभी समझ में आ गई बात कि नहीं? ये अप्लाइड फोर्स आपने लगा दिया एडिशनल, कि भाई ये तो रियल वर्ल्ड में है ही हमेशा, इसको तो हम निगलेक्ट कर नहीं सकते, ये तो हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करा, मैं तो रहूंगा साहब, आपसे जो करना कर लो, आप मेरे को खत्म कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, मान लिया, हाथ जोड़ लिया, माफ कर दिया, गलती हो गई, चल भाई। अब अप्लाइड फोर्स तो है, हम अपना कुछ दूसरा रास्ता तो निकाल सकते हैं, तू रहे भाई, तेरे से हमें तकलीफ नहीं है भैया, तू रहे। अब हम अपना फोर्स लगाएंगे, और हम ऐसा लगाएंगे कि तेरे को बैलेंस कर देंगे, कि नेट फोर्स जीरो कर देंगे, तेरा प्रभाव खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? इसको अगर आपने लगाया है तो ये क्या होगा, अगर इन दोनों का नेट जीरो कब होगा? जब आपने ये फोर्स लगाया है वो सफिशिएंट हो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। मींस जितना फोर्स आप फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स उसके आपने लगा दिया उस बॉक्स पे, तो बॉक्स क्या कर लेगा? मूव करना शुरू कर देगा, बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा, है ना? और बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी जीरो। कब? ये जब आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस्ड फोर्स वाली कंडीशन, है ना? कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्स हमने अचीव कर ली, वो जो सिचुएशन हमने बैलेंस फोर्स वाली लिया है यहाँ पे, बैलेंस फोर्स की सिचुएशन में क्या होगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और बॉक्स मूव करना शुरू करेगा, और मूव करता रहेगा जब तक आपने वो फोर्स लगाया हुआ है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। किसको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपने फोर्स लगाया हुआ है, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, ठीक है? ये एग्जांपल दे दिया हमने, एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक। अब आप बात करते हैं कि सपोज हम ऐसा मान लें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया है ही नहीं। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा? कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, यस, कंटिन्यूअसली मूव करेगा। लेकिन अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड और या डायरेक्शन या दोनों चेंज करना है तो क्या होगा? हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इवन दो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर। लेकिन हमें, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है वेलोसिटी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उस स्थिति में भी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स के बिना चेंज नहीं होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए भी फोर्स की जरूरत होगी, ठीक? ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा सारा? अब देखते हैं, एक सिचुएशन ऐसी और लेते हैं
कि सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम नहीं है अपने नेचर में, सपोज एक कुछ समय के लिए हम कंसीडर करते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस स्थिति में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसको मोशन में सेट करने के लिए हमने फोर्स लगाया, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। तो हमने एक बार फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली वो मूव करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है रोकने के लिए। और एक बार रेस्ट से हमने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया एक बार, तो इट विल मूव कंटिन्यूअसली विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इफ यू वांट टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। उस स्थिति में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो अपने आप तो नहीं रुकेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने इमेजिन कर लिया कि नहीं है। उस स्थिति में क्या करना है, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहे हैं। उस इस जो हमने एग्जांपल लिया एसी में अगर बात कर रहे थे कि हमें उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत होगी, या हमें उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करना है या मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज करना है, तो भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब नहीं है। हालांकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए तो बात की है हमने कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही है, लेकिन जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इमेजिन कर लिया है अभी थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। देन टू स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट which is moving with constant velocity, some force will be required to stop that moving object। उसको रोकने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है, गॉट इट, ओके बेटा, थैंक यू।